Good morning, student. Now, today's topic is adolescence and drug abuse, drug and alcohol abuse. सबसे पहले आप एडोलसेंट एज समझिए. देखिए एडोलसेंट क्या होता है. एडोलसेंट दरअसल 12 to 18 ईयर के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं इनको हम एडोलसेंट एज में कंसीडर करते हैं. मतलब वो एज एडोलसेंट के लिए वर्ड भी यूज किया जाता है, पीरियड एंड प्रोसेस. दो वर्ड एक साथ यूज किए जाते हैं, इसलिए पीरियड एज वेल एज प्रोसेस. पीरियड इसलिए क्योंकि ये एक टाइम ड्यूरेशन 12 से 18 साल जिसको हम एडोलसेंट में काउंट करते हैं. और प्रोसेस इसलिए क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, चाहे वो मेंटली चेंजेस हो, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या डेवलपमेंट होते हैं बहुत सारे. दरअसल ये वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है जो एक बच्चे को चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ले जाता है. तो आप कह सकते हैं कि बीच में ये जो ले जाने की जो प्रोसेस है, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एडोलसेंस ब्रिज. मेरी बात समझ. तो चाइल्डहुड का एक अपना अलग दायरा है, एडल्टहुड पहुंच जाने का एक अपना अलग दायरा है. लेकिन इस चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो एक ट्रांजिशन फेज है जिसे हम कहते हैं क्या, एडोलसेंट फेज, ये बड़ा क्रूशियल फेज होता है. क्रूशियल फेज क्यों होता है ये समझ जाइए. देखिए जब भी कोई चेंज कहा जाता है आपसे, आप किसी एक स्टेज में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं और अचानक आपको कोई दूसरे स्टेज में जाना होता है, तो वो जो चेंज का जो बीच का जो टाइम ऑफ पीरियड होता है जहां आप चेंज कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन फेजेस में होते हैं, वो बहुत क्रूशियल टाइम ड्यूरेशन होता है. यही कंडीशन है किसकी, एडोलसेंट. दरअसल चाइल्डहुड वो फेज था जहां आपकी डिपेंडेंसी ज्यादातर पेरेंट के साथ. एडल्टहुड वो स्टेज है जहां पर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगते हैं. और ये वो फेज है जहां पर आपकी हाफ डिपेंडेंसी भी है और आप अपने आप को हाफ क्या मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी मान. दोनों मिला जुला मामला है, हाफ डिपेंडेंसी एंड हाफ इंडिपेंडेंसी. दरअसल इसी लॉजिक में कि कब हमको डिपेंड होना है और कब हमको इंडिपेंडेंट हो जाना है, यही जो लॉजिक है कई बार कुछ बच्चों के साथ सही से फिट नहीं होगा और तब ये एडोलसेंट एज में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. कई बार बच्चे इस एज ग्रुप में जब आते हैं तब उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं. चेंजेस इन नॉट ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बट और भी दूसरे तरीके के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड पहुंचने की प्रोसेस या एक पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड है जिसको हम क्या कहते हैं, एडोलसेंट एज या एडोलसेंट पीरियड, जिसमें बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलते हैं, जहां आप बच्चे भी नहीं रह जाते और जहां आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो. ये वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है जिसमें पेरेंट के कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट भी होते हैं. भाई उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर कहता हूं कि जब पिताजी को कोई बड़ा जरूरी सा काम हो शाम को 7:30 बजे, तो वो आपको कह सकते हैं जाके बगल वाले अंकल के यहाँ से जाकर या सामने वाले मार्केट से जाकर ये सामान लेकर आ जाओ. आप जाते हैं और आप सामान लेकर आ जाते हैं. ओके ठीक है, 7:30-8 बजे, ज्यादा टाइम नहीं है अभी, सब कुछ ठीक है, ओके जाकर. लेकिन यही बात जब आप कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाना चाहता हूं, जो कि जितनी दूर दुकान है तकरीबन उतनी दूर उसका फ्रेंड का भी घर आप, और जब आप जाने के लिए कहते हैं और फादर ये कहते हैं नहीं रात हो गई, अभी रात जाने की जरूरत नहीं, कल चले जाए, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना शुरू होता था कि अभी 4 दिन पहले जब कोई काम था, सामान लेने जाना था, तब मैं लेके आ सकता था, अभी आज मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है तब मुझे जाने के लिए परमिट नहीं मिल रही. दरअसल एज ए पेरेंट भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक एडोलसेंट बच्चे को टैकल कर रहे हो तो हम उनसे किस तरीके के टैकल करें ताकि उसके दिमाग में किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके 2 डिसीजन जनरेट ना हो. तो ये एक बहुत बड़ा है जो मैं अक्सर ऑब्जर्व करता हूं, उससे मैंने ये बात कही. प्लस बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं. फिजिकल चेंजेस कैसे आते हैं, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, ये टॉपिक था जिसमें चाहे वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस की बात हो, चेहरे के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देने लगते हैं,
लड़कियां जो है तो बार बार आईने के सामने तैयार होना शुरू हो जाती है। एक अलग तरीके का एग्रेसिवनेस, अलग तरीके की क्यूरियोसिटी, अलग तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं यही क्यूरियोसिटी, यही एक्सपेरिमेंटेशन जब आप बच्चे होते हैं और करते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है, ये कहते हैं कि छोटा बच्चा गलती हो गई, आपने कप उठाया, छोड़ दिया, वो नीचे गिरा और टूट गया। यही आप यदि एडोलेसेंट में करें तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है जब ये कप आप छोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो आप उसे संभाल कर रखेंगे। लेकिन कई बार होता है आपको कुछ सामान ला के रखने के लिए कहा जाता है और आप लाते हैं और थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं रहते, किसी चीज को ऐसे ही रख देते हैं और पता चलता है कि वो कांच का आइटम था या कुछ ऐसा था जिसके कांच टूट गया, और फिर आपको बहुत सारी चीजें उसके अगेंस्ट सुनने मिलती है। तो ये एडोलेसेंट फेज ऐसा है जिसमें आप अपने आप को बच्चा भी नहीं मानते और आप पूरी तरीके से बड़े भी नहीं, इसलिए बड़ा क्रूशियल है। अब बात आती है कि इसी क्रूशियल फेजेस में अक्सर ड्रग और एल्कोहल एब्यूज के शिकार बच्चे होना शुरू होते हैं, एडोलेसेंट चिल्ड्रन से होना शुरू होते हैं। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पर आप पूरी तरीके से फादर और मदर की का भी कहना नहीं मान रहे, पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हो रहे, और कोई जो आपका पीयर ग्रुप है उसके ही माहौल में आप अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करते हैं। आने की बात, जब तक एक बच्चा छोटा होगा, 5 ईयर का, 10 ईयर का, माँ यदि मामा के घर जा रही हो तो ये रो रो के बुरा हाल कर देगा, मैं भी जाऊंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये वही एज है जहां पर जब माँ या पिताजी कहीं जा रहे होते हैं तो आपका जवाब होता है हमें नहीं जाना है, आप चले जाओ, हम रह लेंगे। कैसे रह लोगे, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है और कुछ नहीं, वो फलाना फ्रेंड है उसके घर जाके रह लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपके माँ और पिता से आप थोड़ा थोड़ा सा आपका डिस्टेंस बढ़ने लगता है। इस एज में आते आते आप पीयर के इन्फ्लुएंस में ज्यादा आ जाते हैं। चूंकि आप पीयर के इन्फ्लुएंस में ज्यादा आ जाते हैं, जहां एक ही एज और एक ही माइंडसेट के ज्यादातर लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लाइफ की नहीं है, वहां कभी कई बार डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जबकि यदि आप यहीं पर रहना है तो आपके पेरेंट आपको टैकल कर देंगे, या बढ़ के आपकी एज इतनी हो जाए, आप इतने समझदार हो जाए तो वहां आप अपने आप को संभाल ले जाएंगे। इसलिए ये एडोलेसेंट फेज जो ट्रांजिशनल फेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है। अब इसी को देखिए, मैंने एडोलेसेंट लिखा हुआ, मैंने लिखा व्हाई एडोलेसेंट मोर वल्नरेबल टू ड्रग्स, चाहे वो अल्कोहल यूज हो या ड्रग्स यूज। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन और नीड ऑफ एडवेंचर। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो इस फेज पे खूब देख रहे। क्यूरियोसिटी होती है खूब, आप हर चीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप हर चीज जानना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन का खूब दिमाग में कीड़ा होता है। आप देखिए ये वही एज है, आपका मुझे कहें कि मैं मोबाइल खोल लूं और उसमें देखूं या जितने फंक्शन है मुझे पता है नहीं पता, तो शायद मुझे पता नहीं है, ठीक। लेकिन आपकी जो एज है, जो एज है, उसमें होगा कि इस फंक्शन के अंदर क्या है, इस फंक्शन के अंदर क्या है। कई बार जब हम क्लास में आ रहे होते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन पूछना भी चाहते हैं, बट कई बार टाइम रेस्ट्रिक्शन होते हैं और हम नहीं बात कर पाते। फिर आप बाद में कभी पूछते हैं और हम उसका जवाब जितना हमको मालूम होता है हम उसको दे पाते हैं। तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंट, एक्साइटमेंट खूब होता है, ये हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, हर चीज को बाय डूइंग करने की आपकी हैबिट बहुत ज्यादा हो। और नीड ऑफ एडवेंचर, आप चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटी की जाए वो एडवेंचरस एक्टिविटी की जाए, तुरंत अभी के अभी इसका काम हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें ये कहीं ना कहीं एडोलेसेंट बच्चों को मोटिवेट करती हैं फॉर मूविंग टूवर्ड सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो जिस भी तरीके की अल्कोहल यूज या किसी भी तरीके के ड्रग यूज की तरफ इंडिकेट है। जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज की यदि मैं बात करूं, पहली बार यदि कोई बच्चा कोई ड्रग या अल्कोहल लेता है, ये मान कर चलिए कि तब तक तो वो अभी हैबिचुअल हुआ नहीं, उसको लत तो पड़ी नहीं, फिर उसने पहली बार क्यों लिया। सो पहली बार जो भी ड्रग्स लेता है वो दो में से किसी एक कारण से लेता है। क्यूरियोसिटी, सिगरेट पीने में क्या लगता है, तंबाकू खाने में क्या समझ में आता है,
क्या नशा चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में, धुआं शराब पीने में कैसा लगता है। तो सबसे पहला है क्यूरियोसिटी और दूसरा है एक्सपेरिमेंट। बच्चा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, मैं भी करके देखूं जरा, एक बार करने में क्या हो। तो इनिशियली कोई भी बच्चा या कोई भी एडोलेसेंट चाइल्ड इनिशियली जब ड्रग एब्यूज वाले या अल्कोहल एब्यूज में इंटर करता है तो वो एक्चुअली में या तो क्यूरियोसिटी के कारण या एक्सपेरिमेंटेशन, उसने घर में देखा अपने भाई को या अपने चाचा को या अपने पिताजी को, किसी को ये करते हुए देखा, और या आजकल तो टीवी है, न्यूज है, या जो है तो क्या नाम से फिल्म है जिनमें भी ये सब चीजें दिखाई जाती है। सो इन सब चीजों के कारण कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन करने के चक्कर में वो स्टार्ट करता है, स्टार्ट यहीं से करता है। हाँ, एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि जब भी कभी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में यदि वो हो तो इस तरीके के ड्रग या अल्कोहल यूज करके या इनको इनहेल करके या लेके वो अपनी प्रॉब्लम को क्या करेगा, शॉर्ट आउट करेगा। पर हकीकत में बताऊं, ड्रग या अल्कोहल लेने से यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती तो अभी तक जैसी कोई प्रॉब्लम आती तुरंत जो उस व्यक्ति को जो है तो क्या नाम से ड्रग एब्यूज बना दिया जाता और प्रॉब्लम खत्म हो जाती। सो प्रॉब्लम इज स्टिल प्रेजेंट इन देयर ओन प्लेस। केवल ड्रग या अल्कोहल एब्यूज करके या यूं कहिए कि इस तरीके से कोई भी ड्रग्स वगैरह लेके हम अपने आप को, अपने माइंडसेट को रिलैक्स करा लेते हैं, प्रॉब्लम के साथ कहीं कोई चेंजेस नहीं आता। इसलिए जो फर्स्ट टाइम लेते हैं क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन के कारण लेते हैं और बाद में उसको ये हैबिट की तरह डाल लेते हैं। हैबिट व्हेनेवर देयर इज प्रॉब्लम। तो किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को बचाने के लिए, भगाने के लिए, एस्केप करने के लिए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उससे बचने के लिए तो वो इन सब चीजों का यूज करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये पेरेंट्स से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं है, अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए, क्योंकि किसका कहना मान रहे होते हैं, अपने पीयर ग्रुप का कहना मान रहे होते हैं, उनके साथ रहते हैं जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता। इस कारण कई बार ये जो है तो हैबिट बाद में जाकर ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में चली जाती है। एक तरीके से आप हैबिचुअल हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पर्टिकुलर केमिकल या सब्सटेंसेस के अधीन हो जाते हैं। तो हमने पहला देख लिया कि किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो दूसरा हैबिट ये इंक्रीज करने की जहां तक बात है या ड्रग अब्यूज होने की जहां तक बात है, तो स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस इन एकेडमिक एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपको ये लगने लगता है कि यदि हमने इन सब चीजों का स्ट्रेस आने लगता है, कई बार पीयर प्रेशर काम करने लगता है और इस पीयर प्रेशर को इंक्रीज करने का भी काम कौन कर देते हैं, पेरेंट कर देते हैं। शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा नंबर ला रहा है, तुम पढ़ लिख नहीं रहे, ठीक है, कल तक जो है तो जब तक आप 5वीं में थे, 8वीं में थे, तब तुम दोनों के मार्क्स बराबर आते थे, अब उसके ज्यादा आते। तो कुछ तो पीयर प्रेशर आ गया और उसको भी इंक्रीज कर दिया किसने, पेरेंट। ये सब चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल बढ़ाती हैं। और चूंकि आपने एक बार क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर लिया हुआ है, तो इस प्रेशर को, स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए आप किसका सहारा लेते हो, ड्रग्स का या अल्कोहल का या निकोटीन का, टोबैको का, स्मोकिंग का, किसी का। तो दूसरा ये कारण है। हम चूंकि बात कर रहे हैं कि एडोलेसेंट में ही ड्रग एब्यूज को दे, तो पहला तो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन था, दूसरा स्ट्रेस कंडीशन के कारण बढ़ता है, तीसरा कारण जिसके कारण एडोलेसेंट में ये वल्नरेबल होते हैं ज्यादा ड्रग एब्यूज के, तीसरा कारण होता है आप कहना चाहिए टू शो yourself as, अभी हालांकि कितना एप्रोप्रिएट टर्म है मुझे नहीं पता, टू शो योरसेल्फ एज अ कूल हैबिट गाय, तो दिखाने के लिए हम कई बार करते हैं। तो एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं वो कई बार टीवी में या मूवीज में अलग अलग चीजें देखते हैं और फिर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरों को बताते हैं तुमने कुछ नहीं, लाइफ में कुछ सर्वाइव नहीं,
दिस इज द वे टू यूज। आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में जो भी बच्चा ड्रग या अल्कोहल यूज कर रहा होगा, वो यदि मान लो सिगरेट स्मोकिंग करता है तो हर दूसरे दिन बताएगा, अरे यार तुमको पता ही नहीं है कि किस लेवल पे कौन से ब्रांड किस लेवल का आता है, उसका किस तरीके का, तो वो आपको उसकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और कई बार आपको ये लगता है कि यार हमको कुछ पता ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप भी एक बार एक्सपेरिमेंटेशन या क्यूरियोसिटी बेसिस पे उसको स्टार्ट कर। अल्कोहल के साथ भी यही है, ये ब्रांड ठीक नहीं है। अब आपने कभी पी नहीं तो आपको ब्रांड नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है, तो ठीक है थोड़ा सा देना, हम थोड़ा सा पी के देखें। ये कंडीशन होती है नॉर्मली, जो इनिशियली स्टार्टिंग है यही होता है, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि अल्टीमेटली यही आपकी हैबिट बन जाएगी। इसीलिए ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज एक चैप्टर में इंक्लूड किया गया ताकि आप पढ़ें, प्लस जो NAEP एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलता है विद्यालय में, उसमें भी इस बारे में खूब इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो टू शो योरसेल्फ एज अ कूल हैबिट, है ना, फलाना फिल्म में फलाने हीरो ने इस तरीके से सिगरेट में जो तो छल्ले बनाए थे या इस तरीके से वो वाइन पीता था, तो उस तरीके का इंटीमेट हम खुद करना शुरू करते हैं, अपने आप को वैसा ही समझना शुरू हो जाए। एक फिल्म में, किसी फिल्म में वो शर्ट बाहर निकाल के यदि हीरो घूम जाए तो पता चलेगा दूसरे दिन से 10 लड़के शर्ट बाहर निकाल के घूम रहे। तो ये एक एडोलसेंट एज का एक कूल हैबिट, अपने आप को बड़ा कूल गाय दिखाने की कोशिश की जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, चौथा हो जाए, चौथा कंडीशन आएगा अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली। चाहे आप अनसपोर्टेड रहें या अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर हो, ये भी कहीं ना कहीं काम करता है। मान लीजिए किसी घर में पेरेंट के बीच में आपस में काफी झगड़ा चल रहा है, माँ और पिता के बीच में झगड़ा चल रहा है, ऐसी कंडीशन में बच्चे की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को, अच्छा वो कुछ भी करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई सारी फिल्में आती हैं जब आप देखते हैं कि एक जो बेटा है वो अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहा है या उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, कारण क्योंकि वो आपस में उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें बच्चे से कोई लेना देना नहीं। तो ये जो अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर होता है, कहीं ना कहीं ये भी बच्चे के ऊपर बड़ा गलत प्रभाव डालता है, या यूं कहिए कि ये भी आपके जो एडोलसेंट एज में है वो उसमें एक सीड का काम करता है ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की तरफ जाने के लिए। लेकिन यदि यहीं पर एक कंबाइंड फैमिली हो जिसमें पेरेंट की एक नजर हो, एक वॉच हो आपकी तरफ कि कब आप घर आ रहे हैं, कब घर से बाहर जा रहे हैं, किस तरीके की आपकी एक्टिविटी है, आपका पीयर आपके दोस्त किस तरीके से हैं, पीयर स्ट्रक्चर कैसा है आपका, आप किन लोगों के साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान पेरेंट को रखना चाहिए। तो यदि इस तरीके की चीजें की जाती हैं तो ये मान कर चलिए कि जो एडोलेसेंट की जो ज्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज को, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये 4 वो तरीके हैं जिसके कारण, या 4 वो कारण है जिनके कारण एक एडोलेसेंट ड्रग या अल्कोहल अब्यूज की तरफ मूव करता है। अब बात आती है एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। देखिए एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी का ये समझ लीजिए आप कॉन्सेप्ट कि इफ यू आर repeatedly using a drug, किसी भी चीज को यदि आप बार बार यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इनहेरिट एडिक्शन मीन्स वो दरअसल होता क्या है कि जैसे आपने दो बार किसी ड्रग को यूज किया, मैं छोटा एग्जांपल लेगा, मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग की, तो आपने 2 बार सिगरेट स्मोक की, तो वो क्या करते हैं जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं, पहली बार आपने क्यूरियोसिटी में किया, दूसरी बार अरे कल तो किया था फिर आजकल दिन में क्या है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, तो क्या होता है कि बार बार जब आप यूज करते हो तो इनहेरिट होने लगती है, एक तरीके से वो आदत में बनने लगती है, इनहेरिट होती है। और याद रखिए जो आप एक अच्छी गुड हैबिट बनाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप एक बैड हैबिट बना लें तो वो बहुत तेजी से आपके जो है तो लाइफ में वो आपके मेंटेन हो जाती है, या यूं कहिए कि उसका टाइम ड्यूरेशन आप फॉलो करते हैं।
आप यदि मान लें कि आप दिन में 1 घंटा योगा करेंगे तो हो सकता है कि 4 दिन के बाद आपको वो 1 घंटा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ काम आ जाए। लेकिन यदि आप कोई बैड हैबिट बना लेते हैं तो आप यदि टाइम है कि 5:15 में आपको जाना, तो आप 5:15 उस बैड हैबिट के लिए चले जाएंगे। सो रिपीटेडली यदि आप किसी ड्रग को यूज करते हैं तो वो इनहेरिट होती है। इनहेरिट मींस ट्रांसफर होना, वो एक एडिक्शन में जो है तो बढ़ती हुई चली जाती है। अब एक बार यदि कोई चीज एडिक्शन में आ गई, एडिक्शन में पहुंच गए आप कि आपको वो उसकी लत कहना, लत लगना या उसकी अर्ज होना कि भाई अब मुझे ये चीज चाहिए, ये ड्रग चाहिए, तो जैसे ही आप चाहेंगे तो एडिक्शन क्या है? फिजियोलॉजिकल, CHY होता है क्या? साइकोलॉजिकल। Addiction is psychological attachment to any state या कंडीशन, ये समझ चाहिए, ठीक है ना। तो किसी भी सर्टेन इफेक्ट के लिए, टू एनी सर्टेन सो एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू एनी सर्टेन इफेक्ट। अब वो क्या सर्टेन इफेक्ट हो सकते हैं? वो सर्टन हो सके यूफोरिया, ठीक है ना। या आप कई बार होता है भाई सिगरेट एक पी ली तो आपको ऐसा लगता है हाँ अब अच्छा लगना, मुझे ठीक लगता है, अरे टेम्परेरी फीलिंग वेलनेस। ये शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है, इस तरीके की पोजीशन में यूफोरिया, टेम्परेरी फीलिंग वेलनेस। लेकिन शुरुआत में तो यह है कि जब कोई स्ट्रेस पोजीशन पे पहुंचते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट आता है कि यार अब अच्छा नहीं लग रहा है, दिमाग भटा जा रहा है, बेकार का टेंशन हो गया। तो उस सर्टन इफेक्ट के लिए, उस सर्टन रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं, कोई ड्रग आप लेते हैं तो उसमें से एक माइंडसेट हो जाता है टेम्परेरी फीलिंग वेलनेस होने। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आप कुछ दिन इस तरीके की प्रोसेस चलाते हैं, आफ्टर सम टाइम without any stress, you start the same या you start the process करने। मतलब आपको अब कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं। शुरुआत में क्या होता है कि आपको लगता है यार अब बहुत अच्छा नहीं लग रहा, दिमाग खराब हो गया है, सब मेरा काम गड़बड़ हो रहा है, तो अपने आप को रिलैक्स कराने के लिए, वेल बीइंग के टेम्परेरी तौर पर फीलिंग वेलनेस के लिए आप शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे भी आप क्या करते हैं, स्मोकिंग कर रहे होते हैं या ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो ये दो तरीके हो गए आपके एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। तीसरी यदि मैं बात करूं, तीसरी कंडीशन है जब आप रिपीटेडली यूज करते हैं किसी भी ड्रग को, आपकी बॉडी इज मोर टॉलरेंस, मोर टॉलरेंट टू ड्रग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मोर टॉलरेंट टू द ड्रग का कि आपने मान लीजिए शुरुआत में आप एक पैक कोई अल्कोहल ले रहा था, उसी में उसको नशा हो जाता था और वो रुक जाता। लेकिन जब आप बार बार लेते जाते तो धीरे धीरे आपका लीवर, आपकी बॉडी उसको क्या कर जाती है, एडजस्ट करना शुरू करती है, और एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां बॉडी जो है मोर टॉलरेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर उस अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए। और जब ऐसा होता है तो जो ड्रग अब्यूजर होता है उसको 1 पैक या 2 पैक से फर्क ही नहीं पड़ता, तब उसको क्या करना, 7 पैक 8 पैक चाहिए, तब कहीं जाकर उसको थोड़ा बहुत वो वेलनेस फीलिंग या उसकी यूफोरिया वाली कंडीशन में वो पहुंचता है। यानी उसका अमाउंट, जो उसका इनटेक का अमाउंट था वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो बॉडी मोर टॉलरेंट हो जाती है टू ओवरकम दिस सिचुएशन
कंजप्शन ऑफ ड्रग स्टार्ट है। आ रही है? तो यहाँ क्या यही एडिक्शन, इसी तरीके से कंजप्शन का रेट क्या होता है, बढ़ता है। चौथा और आखिरी कंडीशन यदि मैं देखूं तो यदि इस कंडीशन पे आप पहुंच गए कि आप मोर कंजप्शन कर रहे और ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं की जाती, आपका ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसी सिचुएशन में आप या तो डेथ की तरफ बढ़ेंगे और ये कर लिया जाता है तो आप आराम से सरवाइव भी कर पाएंगे। फिर से आप और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो ड्रग यूज कर रहे होते हैं, बाद में वो उस चीज को क्या करते हैं, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये 4 तरीके मैंने आपको बताया। एक तो पहली बात मैंने बताया कि आप ये समझ आए कि इनहेल्ड होता है, जैसे आपने यूज करना शुरू किया वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि भैया आज आपने एक बार सिगरेट ली। दूसरी बात, जितनी ज्यादा बार आप यूज करेंगे, रिपीटली यूज करेंगे, तो वो आपके दिमाग में एक वेलनेस, फीलनेस या गुड कॉन्सेप्ट का एक डेवलपमेंट होता जाएगा। तो जब शुरुआत में आपको कोई स्ट्रेस होता है तब तो चलिए आपने पिया और आपने ड्रग यूज किया और आपको पता चला कि हाँ भाई इससे हमको जो है तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, लेकिन बाद में आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आप उस ड्रग को लेना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा तो यही प्रॉब्लम है। तीसरी कंडीशन है, जब ज्यादा मात्रा में आप यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके हिसाब से क्या हो टॉलरेट हो जाती है, या यूं गई है कि अपने आप से उसको वो मेंटेन कर लेते हैं कि हाँ इतना अमाउंट ऑफ ड्रग तो मैं बर्दाश्त कर ही सकती हूँ, तो वो करना शुरू करती है। तो उस कंडीशन को मैच करने के लिए आपका जो कंजप्शन रेट है या अमाउंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब कंजप्शन अमाउंट बढ़ जाता है उस कंडीशन में यदि आपकी प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं हुई, आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपको सही तरीके से देखभाल नहीं की गई, तो हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। और यदि ये काम सही टाइम से देख लिया जाता है तो उस कंडीशन में आप सर्वाइव भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे सर्वाइव किया जाए। तो एक वर्ड आता है विड्रावल सिंड्रोम, वो क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए विड्रावल सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब भी कोई एक ड्रग अब्यूजर से ड्रग छुड़ाने की कोशिश की जाती है या उसको एब्रप्ट किया जाता है, उसका जो कंटिन्यू डोज है उसको अचानक से बंद किया जाता है, तो उसमें कुछ अलग तरीके के बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो बिहेवियर चेंजेस में क्या क्या आते हैं, एंग्जाइटी है, सेकीनेस है, नोजिया है, स्वेटिंग है, ये देखने को मिलती है। एंग्जाइटी, ये कंडीशन देखने को मिलती है, स्वेटिंग खूब आती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। और ये कब देखने को मिलता है, व्हेन सडनली आप सप्लाई ऑफ ड्रग आप अचानक यदि बंद कर दें तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि उसको नहीं मिलता है ड्रग तो वो बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, बेचैन होने लगता है। आपने एक पिक्चर आई थी संजय दत्त की, संजू करके, यदि आप में से किसी ने देखी हो तो उसमें वो दिखाता है कि किस तरीके से जब उसको ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते तो वो कितना किलोमीटर दौड़ कर पैदल चल के या यूं कहिए बिना साधन के, क्योंकि उसके पास पैसे से पहले ले लिए जाते, तो कैसे करके वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है। हकीकत में यही सिचुएशन होती है कि आपको उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये जब सडनली आप बंद करते हैं तो इस तरीके के सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, यानी आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको केवल और केवल उस ड्रग की सिचुएशन या ड्रग बस सामने दिखाई देती है, इसको विड्रॉवल सिंड्रोम कहते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि वो आदमी इनसे बच सके, कई बार क्या होता है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और यदि इनको सही तरीके से मेंटली ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी कोई भी जो ड्रग अब्यूजर होता है उसको एक साथ ड्रग नहीं हटाई जाती, या मतलब कल तक वो ड्रग यूज कर रहा था और आज से उसको ड्रग्स देना आप बंद कर देंगे तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ये विड्रॉवल सिंड्रोम होते हैं। तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके उसका जो कंजम्पशन अमाउंट है उसको धीरे धीरे ब्लॉक किया जाता है, उसको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है और धीरे धीरे करके मेडिसिन के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू उसके जो ड्रग लेने के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या किया जाता है,
कम किया जाता है। यदि आप अचानक किसी के साथ ऐसा करेंगे तो जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे उसी को हम कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। विड्रॉवल मीन्स किसी चीज को विड्रॉ करना या हटना या पीछे हटना या निकालना। यदि आप निकालना चाहते हैं तो उससे क्या सिंड्रोम समझ आते हैं, और ये खासकर ड्रग अब्यूजर के लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। अब बात होती है इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की। तो देखिए जब भी कोई ड्रग्स लेगा या अल्कोहल अब्यूज करेगा तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्या, रेकलेसनेस बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वायलेंस। वेंडलिज्म एंड वायलेंस का मतलब हो गया कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लगेगा। रेकलेसनेस बिहेवियर होगा, कभी उसका मूड ठीक होगा, कभी मूड उसका ठीक नहीं होगा। तो ये शुरुआती इफेक्ट है जो देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि वो एक्सेसिव डोज लेना शुरू कर देता है, कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है। सबसे ज्यादा मामला देखने को मिलता है सेरेब्रल हेमरेज, मीन्स दिमाग की कोई नस कट गई जिससे ब्लड निकला और जो है तो एक सेरेब्रल हेमरेज हो गया। तो ये चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये तो इफेक्ट हुआ कि किस तरीके की चीजें दिखाई दी। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो जानना जरूरी है, वो है क्या, वार्निंग साइन। ये वार्निंग साइन एज ए पेशेंट भी आप देख सकते हैं और पेरेंट को बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो जब अभी तो आप सब सीख गए हैं, जान गए हैं, तो शायद आपको इसकी जरूरत ना पड़े और आप जो ड्रग अब्यूज वाले कॉन्सेप्ट में ना जाए। लेकिन खुदा न खास्ता जब आप बड़े हो और आपके बच्चों के साथ कुछ इस तरीके की कंडीशन हो तो आपको पता हो कि वो वार्निंग साइन क्या है। सबसे पहला ड्रॉप इन एकेडमिक्स परफॉर्मेंस, सबसे पहला और फॉरमोस्ट, क्योंकि जो एडोलेसेंट एज है ये होती ही 12 से 18 के बीच की है, जहां पर बच्चे का पढ़ाई लिखाई, और ये हर व्यक्ति के साथ है कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसका पढ़ने का बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। तो ऐसी कंडीशन में जो जिन बच्चों के साथ एक कंडीशन देखने को मिलती है, तो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे पहला। यदि एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ रहा है तो थोड़ा चेक करने की जरूरत है कि कहीं कोई दूसरी चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं। अनएक्सप्लेन्ड अब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेजेस, ये टीचरों को ध्यान में रखना होगा कि यदि कोई बच्चा कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा है विद्यालय या बार बार 2-2 दिन के गैप में गायब हो जा रहा है। खैर अभी तो थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। बीच में हमने ये भी किया था कि जैसे कोई बच्चा नहीं आता था उसके घर में हम क्या कर देते थे, मैसेज ड्रॉप कर देते थे और पता चलता था नहीं था बच्चा तो स्कूल गया हुआ है, भैया स्कूल नहीं आया है। और ऐसे में बीच में आज से 1 साल पहले 2-4-6 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो विद्यालय के लिए निकलते थे घर से बट विद्यालय नहीं पहुंचे। पेरेंट को लगता था विद्यालय गए, स्कूल को लगता था कि विद्यालय आ जाए नहीं, किसी कारण से छुट्टी ले लिया हो। लेकिन जब हमने मॉनिटरिंग करनी शुरू की तो पता चला कि कुछ बच्चे ऐसा भी कर रहे थे। बाद में जब उनको समझ में आया कि इस तरीके की मॉनिटरिंग हो रही है, देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द स्कूल। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, किसी भी तरीके के कपड़े पर बिना नहाए धोए स्कूल आ गए, ठीक है ना, कंघी नहीं की, बाल नहीं बनाया, कोई फ्रेशनेस नहीं है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि दे हैव देयर माइंड सेट टुवर्ड द ड्रग अब्यूज। विड्रॉवल और आइसोलेशन ऑफ फैटिग, मैंने तीनों चीज से एक साथ दिया। विड्रॉवल किसी भी चीज से, चाहे पढ़ाई की बात हो या किसी चीज में इंटरेस्ट की बात हो तो विड्रॉवल होने लगता है। आइसोलेट हो जाता है, अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा बात नहीं करता, फैमिली मेंबर से बात नहीं करता, अपने आप को अकेला रखता है, बहुत जल्दी किसी काम को करते करते थक जाता है। ये भी एक तरीके का साइन है, जिसका वार्निंग साइन है ड्रग और अल्कोहल है। एग्रेसिव बिहेवियर, अचानक किसी बात को लेकर नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, भड़क जाना, ये भी एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है। डिटीरिएटिंग रिलेशनशिप विद द फैमिली में, बहुत तेजी से भाई बहन के रिश्ते में खटास आने लगती है, बहन की उतनी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करता है। नहीं तो नॉर्मली यदि आप देखें तो ज्यादातर जो मेल मेंबर है वो भी बहन के लिए बड़ा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इस तरीके से ड्रग और अल्कोहल अब्यूज में जाते हैं तो ना उन्हें माँ की चिंता है, ना पिता की चिंता है, ना बहन की चिंता है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप फैमिली के साथ भी डिटीरिएट होने लगती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, बहुत अच्छे फुटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, धीरे धीरे ना तो वो गेम्स में जा रहा है ना कहीं जा रहा है, तो इस तरीके से हॉबीज से उसका इंटरेस्ट छूटने लगता है। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, खाने पीने में और सोने के टाइम में बड़ा अंतर आ जाता है। और लास्ट है वेट लॉस और एपेटाइट लॉस भी देखने को मिलता है, यानी भूख भी नहीं लगती उसको और जल्दी से उसका वजन भी जो है तो क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये कुछ साइन है, इफेक्ट है जो देखने को मिलते हैं किसमें, जो भी पर्सन ड्रग या अल्कोहल अब्यूज कर रहा होता है। अब यदि मैं इफेक्ट की बात करूं, ये तो हमने देख लिया कि साइन कैसे होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे यदि कोई ड्रग अब्यूज। अब इफेक्ट क्या क्या होता है, इफेक्ट में तो बड़ा 3 बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फैमिली की जो मेंटल और
फाइनेंशियल कंडीशन वो डिस्टर्ब हो, यानी यदि कोई व्यक्ति ड्रग अब्यूज हो गया, ड्रग अब्यूजर हो गया है या अल्कोहल लेने लगा है और वो ज्यादा मात्रा में लेने लगा है, अब उसे छोड़ी नहीं जा रही, ऐसी कंडीशन में वो एक नई चीज शुरू करता है, उसका क्या है, स्टीलिंग, चोरी करना शुरू करता है, और वो कहीं ना कहीं फैमिली के मेंटल और फाइनेंशियल दोनों चीजों को अफेक्ट करती है। समटाइम इस रिश्ता जो इनिशियली जो भी ड्रग अब्यूजर होता है वो घर से चीजें चुराना शुरू करता है, घर से पैसे, घर से चीजें चुराना शुरू करता है, और जब घर में के लोग उस चीज को समझ जाते हैं और उसको बचाना शुरू करते हैं तो फिर वो घर से बाहर जाके चोरी करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन में ड्रग चाहिए, किसी भी कंडीशन में उस चीज की पूर्ति चाहिए जो उसको बड़ा वेलनेस और यूफोरिया प्रोवाइड करती है। तो उस कारण कहीं ना कहीं फैमिली की मेंटल और फाइनेंशियल दोनों कंडीशन जो है तो इफेक्ट होती है। और फिर एक्चुअली में जब तक घर का चोरी कर रहा था तब तो किसी तरीके से बच्चा है या परिवार का है तो चलिए किसी तरह से बर्दाश्त भी होता, लेकिन जब बाहर भी चोरी करना शुरू कर देता तो उसके साइड इफेक्ट भी परिवार वालों को देखने को मिलने लगते हैं। तो ये एक स्टेप आगे की प्रोसेस है जब एक व्यक्ति जो है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग अब्यूजर हो जाता है। दूसरा, ड्रग लेने का एक दूसरा इफेक्ट देखता है डिसीज, खासकर बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो इंट्रावीनसली लिए जाते हैं थ्रू इंजेक्शन। अब जब भी इंजेक्शन के थ्रू लिया जाएगा, चाहे वो HIV एड्स की मैं बात करूं या हेपेटाइटिस बी की बात करें, ये दोनों ऐसे हैं जो इंट्रावीनसली होने पे तुरंत एक से दूसरे में स्प्रेड होना शुरू होते हैं। तो बहुत सारे ड्रग अब्यूजर इस तरीके से एक डिसीज को एक से दूसरे और दूसरे से चौथे में फैलाने का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो देखने को मिलता है ड्रग अब्यूजर। तीसरा, बॉडी ड्रगिंग। आप जिस भी तरीके का ड्रग्स यूज करते हो, ठीक, चाहे अल्कोहल यूज करें, चाहे आप स्मोकिंग करें, तो उसमें निकोटीन वगैरह होता है, तो इनसे सबसे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, यहां अल्कोहल से आप देखिए लीवर डैमेज होता है, सिरोसिस कहते हैं इसको, सिरोसिस ही कहते हैं, आ रही मेरी बात सुनिए। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी आपको, और ये सिरोसिस या छोटा है सिरोसिस ऐसा जाएगा, ठीक। तो लीवर डैमेज होने की प्रोसेस होती है। तो ये अल्कोहल से, ये स्मोकिंग या ओरल कैंसर या माउथ कैंसर से ये बॉडी डैमेज भी देखने को मिलता है इसके थ्रू, ड्यू टू ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूजर के कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ अब आजकल कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी ड्रग्स लेना स्टार्ट किया। दरअसल ये ड्रग्स इसलिए नहीं लेते कि इन्हें जो है क्या नाम से वेलनेस या फीलिंग चाहिए, दरअसल ये ड्रग्स लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने। तो परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए प्रोसेस होती है। लेकिन यदि आप कंटिन्यूएशन में कुछ 4% भी यदि किसी तरीके का ड्रग लेता है तो उसके बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक और मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलने लगते हैं। तो ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के कुछ साइड इफेक्ट हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें जितने भी ये 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये कोई ऐसे नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैंने मेरी पूरा लेक्चर आपने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, फिर भी जस्ट मैं आपको जानकारी के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि जो बच्चा, आपका बच्चा, कि जो जिन बच्चों के साथ भी रह रहा है उन बच्चों को कंपेयर करना आप बंद कर दीजिए, उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। या अभी आप बच्चे और आपके पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो उनको बताइए कि हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, सब एक के जैसे नहीं हो सकते, दूसरा उनके जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबका अपनी अलग अलग क्षमता हो सकता है, वो जो कर मिले हम किसी जगह कहीं दूसरे ज्यादा कामयाब इंसान हैं। तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना ठीक बात नहीं। तो अनड्यू पीयर प्रेशर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। कंट्रोल और प्रिवेंशन करना, फिर यही एक बेहतर तरीका है।
अदरवाइज यदि एक बार ड्रग अब्यूज में चला गया बच्चा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। तो शुरुआत में यही करना चाहिए कि बच्चे को अंडर प्रेशर ले, जो प्रेशर नहीं होगा तो स्वाभाविक उसको इस बात का टेंशन नहीं होगा कि अरे मेरे को 80% लाना है, 90% लाना है, मैं एग्जामिनेशन में सही नहीं कर रहा हूँ, या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, या मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, वो उसकी अपना एक क्षमता होगा जिसपे वो काम करेगा। हो सकता है जो आपका बच्चा कर सकता हो वो मगर वाले मिश्रा जी का बच्चा ना कर सकता। तो इसलिए किसी भी बच्चे का अपना अलग अलग कैपेबिलिटी होता है, उसी पे उसको काम करना चाहिए। दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग। यदि बाय द वे बच्चे ने अभी तक कोई ड्रग अब्यूज नहीं किया है और इस तरीके की एजुकेशन और काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं जहां पर इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ड्रग अब्यूज के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या साइन हो सकते हैं, एक्चुअली में क्यों नहीं करना चाहिए। इनिशियल लेवल पे आप क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे उसको स्टार्ट करते हैं तो वो भी ना करें, तो आप उससे बचे रहेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये एक तरीके से वो स्टेप हैं ये दोनों जो ड्रग अब्यूज होने के पहले ही काम कर रहे हैं। तीसरा है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट। बाय द वे यदि बच्चा किसी तरीके से ड्रग अब्यूज की तरफ जा रहा है तो वहां पर पेरेंट उसके दोस्त की मदद से उसको उस लाइन से खींच के लाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये मानकर चलिए कि किसी भी ग्रुप में सभी के सभी बच्चे ड्रग अब्यूजर नहीं होते या जो इनिशिएट नहीं कर रहे होते, उनमें से एक दो होते हैं जो थोड़ा से अपने आप को सुपीरियर शो करने के चक्कर में इस तरीके की प्रोसेस करते हैं। ऐसे में उस ग्रुप में जो ऐसा बच्चा हो जो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर है, पेरेंट को उसको अपने जो है तो क्या नाम से कॉन्फिडेंस में लेकर अपने बेटे को उस पूरे ग्रुप से साइड आउट करने वाले की कोशिश करनी चाहिए। इनिशियल दौर पर यह भी किया जा सकता। लुकिंग फॉर डेंजर साइन। यदि ऐसा लगे, चाहे वो पेरेंट हो या टीचर हो, पेरेंट को लगे कि बच्चे में एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी गिर रही है, कंसंट्रेशन का सही नहीं है, या टीचर को लगे कि बिना कारण के स्कूल से या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में पेरेंट और टीचर को आपस में बात करके उसके डेंजर साइन को देखते हुए उस पर काम करना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में बड़े आसानी से उस बच्चे को या उस चाइल्ड को उस ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज से बाहर लाया जा सकता है। लास्ट है, यदि इस सब से काम ना बने तो आखिरी में ये लेने में भी कोई हानि नहीं है। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। यदि बच्चा इस लेवल पे पहुंच गया है जहां काउंसलिंग काम करने वाली नहीं है, पेरेंट और टीचर काम करने वाले नहीं है, आपके इमोशंस काम करने वाले नहीं है, वहां पर आपको इस वाले में जाना है जहां आप मेडिकली ट्रीटमेंट दीजिए, प्रोफेशनल से मिलिए, ताकि आपके बच्चे को उस ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज से क्या किया जा सके, बाहर लाया जा सके। होप आपको ये टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।